हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम यूनिट पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जितना भी बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और उसके बाद सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जैसे कोई भी एक एक्सिस है, कोई भी एक धुरी है, उसके उसके अलोंग जो भी बॉडी रोटेट कर रही है, अब वो कुछ भी हो सकती है और किसी भी शेप और साइज़ की हो सकती है। तो अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम इजीली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल की शेप सिंपल है, साइज़ एक सा है और बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस ऑफ गायरेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम अलग अलग फाइंड करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में देखा और रेडियस ऑफ गायरेशन को यूज़ करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। तो अब कितने भी पॉइंट्स हों तो उन सब पॉइंट्स के बेसिस पर कितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज किसी सिस्टम के अंदर हम 10 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 10 पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, पार्टिकल मान लो या बॉडी मान लो 10 बॉडी रोटेट कर रही हैं। तो अब एक ही एक्सिस है लेकिन 10 बॉडीज़ हैं, तो उनके लिए हमने मान लिया कि सिर्फ एक ही मास है। उन सबको मिलाकर अगर एक ही हमने बॉडी बना ली, कैलकुलेशन के लिए जस्ट हमने माना कि जितनी बॉडीज़ हैं सबको मिला के m मास है। अब एक बॉडी का मास m1 है, फिर दूसरी बॉडी का m2 है, फिर तीसरी बॉडी का m3 है, तो ऐसे करके हर एक बॉडी का अलग अलग मास अपना अपना होगा। लेकिन जब हम रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि इन सब के मास को एक पॉइंट पे इकट्ठा मान लेते हैं कि सारा मास एक ही जगह पर इकट्ठा है और एक ही बड़ा सा पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो इतना इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो भी एक्सिस है, एक्सिस से लेकर पार्टिकल का जो सेंटर है वहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी डिस्टेंस है। इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि सब पार्टिकल्स तो अलग अलग ही हैं। ये तो हमने एज्यूम किया है, ये हमने माना है कि सारे पार्टिकल्स को मिलाकर एक बड़ा सा मास बना लिया और वो मास रोटेट कर रहा है, वो बॉडी रोटेट कर रही है किसी भी एक एक्सिस के चारों तरफ। तो इमेजिनरी बॉडी है। अब इस इमेजिनरी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो भी इमेजिनरी होगा। तो इस इमेजिनरी डिस्टेंस को हम देखते हैं, वी कैन डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एज द इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड at which the area of cross section is imagined to be focused at a point in order to obtain the same moment of inertia। यानी कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पार्टिकल से आएगा, हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जिसके बेसिस पर उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जितना अलग अलग पार्टिकल से आ रहा था, और एक बॉडी सबको मिलाकर अगर हमने एक बॉडी बना दी तो उस बॉडी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम आए। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं और इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम के से, स्मॉल के से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला देखा है। तो फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, यानी m है मास और k है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, जिसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m है मास ऑफ द बॉडी। अब k क्या हुआ? k यहाँ से हम निकाल सकते हैं, k की वैल्यू आएगी I अपॉन m और अंडर रूट I अपॉन m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि कैसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर रहे हैं। कंसीडर किया था हमने कि सेम मास m है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज n पार्टिकल्स हैं, तो सबका मास m है, स्मॉल m। तो वो स्मॉल m से
हमने एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। जैसे पहले पार्टिकल के लिए पहला पार्टिकल का मास है m1 और डिस्टेंस है एक्सिस से धुरी से r1, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1 इंटू r1 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही दूसरी बॉडी के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m2 इंटू r2 का स्क्वायर। तीसरी बॉडी m3 इंटू r3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर किसी सिस्टम में 10 पार्टिकल्स हैं या फिर 10 बॉडीज़ हैं तो हम 10 के 10 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। फिर हमने m को कॉमन ले लिया था और m को n, फिर हमने n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। n क्या था? n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो mn यानी कि टोटल मास, इसको फिर हमने लिख दिया नेक्स्ट में कैपिटल M से। तो I इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको हमने ऐड करके लिख दिया। तो फाइनल लास्ट इक्वेशन जो दिख रही है k इज इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से हमारा बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से हमने देखा कि हम रेडियस ऑफ गायरेशन को RMS भी बोल सकते हैं। RMS मैंने आपको बताया था, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी अंडर रूट भी कर दिया, मीन भी निकाल लिया उसका और हमने उसका स्क्वायर भी कर दिया। जैसे लास्ट फॉर्मूला k इक्वल टू है, अंडर रूट भी दिख रहा है तो रूट भी आ गया। फिर मीन भी निकाल दिया हमने, क्योंकि जितने भी रेडियस थे उनके स्क्वायर को हमने n से डिवाइड कर दिया है और स्क्वायर भी हो गया है। अब पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज क्या है। तो द रेडियस ऑफ गायरेशन इज यूज टू कंपेयर हाउ वेरियस स्ट्रक्चरल शेप्स विल बिहेव अंडर कंप्रेशन अलोंग एन एक्सिस, यानी कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर पर कंप्रेशन फोर्स आएगी, यानी कि कंप्रेशन फोर्स संपीड़न आप जानते ही हैं, तो दोनों तरफ से अगर अंदर की तरफ फोर्स है, बाहर पॉइंट से अंदर की तरफ फोर्स लग रही है तो हम उसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर पर कंप्रेशन वाली फोर्स लग रही है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। और रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने से हमें पता चलता है कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर की शेप्स हैं वो इन लोडिंग के अंदर कैसे बिहेव करती हैं। यानी कि जैसे कोई कॉलम हो गया या फिर कुछ बीम हो गया, तो ये अलग अलग शेप्स हुई। जैसे बीम के अंदर आई सेक्शन हुआ, टी सेक्शन हुआ, तो ये भी आप पढ़ोगे, जब बीम पढ़ोगे तब ये चीज़ें भी पढ़ोगे कि अलग अलग शेप्स होती है। तो अलग अलग जो शेप्स हैं उनके अंदर कैसे हम इन स्ट्रक्चर की शेप पर असर पड़ता है जब हम उन पर कंप्रेशन लगाते हैं। कंप्रेसिव फोर्स जब आती हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कैसे आएगा। इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट बकलिंग इन अ कंप्रेशन बीम और अ मेंबर। और साथ में ये यूज़ होता है बकलिंग को देखने के लिए कि बकलिंग कितनी हो रही है। बकलिंग जैसे पेन के अंदर रिफिल होती है, तो रिफिल आपने रिफिल निकाली खाली और रिफिल पर फोर्स लगाई, एक उंगली से ऊपर पकड़ा और एक उंगली से नीचे पकड़ा, तो जब आप उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि वो मुड़ जाएगा, रिफिल जो होगी वो मुड़ जाएगी। तो ऐसे ही सेम चीज़ होती है कॉलम के अंदर। लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं तो क्या होता है, उन कॉलम्स में जब कंप्रेसिव लोड लगता है, आपको पता ही है कॉलम के अंदर हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है, कॉलम के अंदर कोई टेंशन नहीं आ रही है तो कंप्रेसिव लोड है। तो कंप्रेसिव लोड जब आता है तो कॉलम मुड़ जाता है। कॉलम फेल 2-3 तरीके से होता है, क्रशिंग होती है या तो बकलिंग होती है। बकलिंग और क्रशिंग, देखो क्रशिंग में क्या होता है, क्रशिंग तो मतलब होना होता है वो टूट जाता है, क्रश हो जाता है, लेकिन बकल में कॉलम टूटता नहीं है, कॉलम बेंट हो जाता है और कॉलम मुड़ जाता है। तो जैसे पेन के अंदर से हमने रिफिल निकाली, रिफिल पे
हमने ऊपर से फोर्स लगाई और नीचे से अंदर की तरफ फोर्स लगाई, उसको दबाया, तो हम देख रहे हैं कि रिफिल बेंड हो गई, मुड़ गई रिफिल। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा थी, टूटने इतना स्ट्रांग था कि टूट तो पाया नहीं, तो वो मुड़ गया। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बकलिंग। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉलम डिस्कस करेंगे। तो बकलिंग ये चीज़ होती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन से हमें पता चल जाता है कि कॉलम के अंदर बकलिंग कब होनी है और कैसे होती है, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है। तो जब अब हम कॉलम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, तब आप याद रखना उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ आएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K = √I/A। देखो ये फार्मूला, K = √I/m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। तो यहाँ से हमने देख लिया कि क्या क्या यूज़ है रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो अब हिंदी में देख लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। विकिरण की त्रिज्या, ये बोलते हैं हम इसको हिंदी में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक अक्ष के बारे में एक शरीर की जड़ता के क्षण को कभी कभी युग्मन की त्रिज्या का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अब आप कह सकते हैं हम युग्मन की त्रिज्या को उस केंद्रक से काल्पनिक दूरी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिस पर क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की कल्पना की जाती है। ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सके। इसे के द्वारा दर्शाया गया है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला I = m × k²। इसमें I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता का क्षण। इसमें पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आप यहाँ से लिखना I = मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m है बॉडी का मास और k है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से I = K = I/m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। युग्मन की त्रिज्या की इकाई मिलीमीटर है। परिचलन की त्रिज्या को जानकर किसी भी जटिल बॉडी के लिए इक्वेशन 1 को हम यूज़ करते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे कैसे हम जो इसका डेरिवेशन है कैसे हमने फाइंड किया था। तो डेरिवेशन में हमने n, एक शरीर होने पर विचार करें, n कण एक के एक बड़े पैमाने पर होने की संख्या मीटर, रोटेशन की दूरी से लंबवत दूरी r1 से दी जाए। यानी कि हमने मान लिया कि सिस्टम के अंदर n बॉडीज़ हैं अलग अलग। तो n बॉडीज़ में जो डिस्टेंस है किसी भी फिक्स्ड एक्सिस से किसी भी दूरी से, तो वो r1, r2, r3 ऐसे करके है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में रखा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिली? I = m1 × r1² प्लस m2 × r2² प्लस m3 × r3² प्लस mn × rn का स्क्वायर। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब इसमें ऐड होते चले गए। यदि सभी कणों का द्रव्यमान समान है तो समीकरण 3 बन जाता है। अब जितनी भी बॉडीज़ है सबका मास अगर m ही है, तो अगर m नहीं है तो कोई और हम रास्ता निकालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये केस कि
सबका द्रव्यमान, सबका मास सेम है। तो I इज इक्वल्स टू एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस जितने भी होंगे हम सबको ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास टोटल मास हमें फाइंड करना था। तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू एन, और उसको फिर बाद में हम लिख देंगे कैपिटल M से। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखो, इक्वेशन 4 में हमने I इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर से लेकर Rn स्क्वायर तक, और डिवाइड कर दिया इसको n से। इसके बाद k की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई जब हमने I की वैल्यू एम के स्क्वायर लिखी और यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन से I की वैल्यू लिखी। तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितनी भी बॉडीज़ हैं, 10 बॉडीज़ हैं, तो R10 तक स्क्वायर कर दिया सबका और डिवाइड बाय n। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया है रेडियस ऑफ गायरेशन का। उपरोक्त समीकरण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि युग्मन की त्रिज्या को रोटेशन की अक्ष से शरीर के विभिन्न कणों की जड़ माध्यवर्ग दूरी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी टर्म यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम इसका यूज क्यों करते हैं? परिधि की त्रिज्या का उपयोग क्या है, मतलब हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं? तो रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको। तो इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? इसको अभी हमने पढ़ा था कि इसको हम यूज करते हैं कोई भी अगर स्ट्रक्चर का मेंबर है, चाहे वो कॉलम हुआ, चाहे वो बीम हुआ, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उस पर जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, यानी कि संपीड़न होता है उसके अंदर, तो उसकी शेप में बदलाव कैसे आता है, कैसे शेप चेंज होती है। तो ये सब हम इसके बेसिस पर, रेडियस ऑफ गायरेशन के बेसिस पर देखते हैं। इसके साथ में बीम या किसी वर्टिकल मेंबर के अंदर बकलिंग होती है, जैसे कॉलम के अंदर बकलिंग होती है, कॉलम मुड़ जाता है, तो वहां पर भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज करते हैं। तो ये पढ़े हैं हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के यूजेस। तो एक बार आप इसको हिंदी में फिर से देख लो पूरा, और स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद गायरेशन फार्मूला का रेडियस, यानी कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये फार्मूला I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, और K इज इक्वल्स टू, इससे आ जाएगा अंडर रूट I अपॉन M। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और M है किसी भी बॉडी का मास, जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बाद हमने डेरिवेशन देखा था। तो हमारे पास यहाँ से K की वैल्यू आ गई अंडर रूट I अपॉन M, या फिर अगर हम
अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास है, तो हम रेडियस है हमारे पास सिंपल, तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर सकते हैं RMS मेथड से। RMS रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले उल्टा शुरू करते हैं, स्क्वायर कर दिया, जितने भी रेडियस है सबका स्क्वायर कर दिया, फिर उनका मीन निकाल दिया। मीन में क्या करते हैं, सिंपल सा काम, जितना भी टोटल आता है वैल्यू का उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको भाग देते हैं जितना भी नंबर है। सपोज अगर 10 क्वांटिटी है डिवाइड बाय 10, 50 क्वांटिटी है डिवाइड बाय 50, 1000 है तो डिवाइड बाय 1000। तो फिर रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले करते हैं, उल्टा शुरू कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर किया सबसे पहले, उसके बाद उसका मीन निकाल लिया, और मीन निकालने के बाद हम उसको अंडर रूट कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ क्या होता है, तो हमने ये पढ़ लिया है कि स्ट्रक्चर के जो अलग अलग मेंबर हैं, जब उन पर कंप्रेशन फोर्स लगती है, यानी कि संपीड़न लगता है उन पर, तो उनकी शेप में कैसे चेंज आता है, तो उसके लिए जानने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, और साथ में हमने बीम या अगर किसी भी मेंबर के अंदर बकलिंग हो रही है और कब किस जगह पर बकलिंग हो जाएगी, तो ये पता करने के लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ से कंप्लीट है इन 2 लेक्चर्स के अंदर, दिस वन एंड वन बिफोर दिस, ये लेक्चर और इससे पहले वाला जो लेक्चर है रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।